25 जुलाई 2020 और शुरू करते हैं आपके साथ ताज़ा खबर, वही खबरें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहली खबर देखते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 1927 में पहली बार इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू हुआ था और ये जो स्टेशन शुरू किया गया था दैट वाज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने शुरू किया था। 1930 में ये कंपनी बंद हो गई और भारत सरकार, जो कि उसमें ब्रिटिश सरकार थी, उसने इसे टेक ओवर करके इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया और 8 जून 1936 को इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो सर्विस रख दिया गया था। तो पहली बार इंडिया में 23 जुलाई 1927 को जब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ तो उस दिन को भारत में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के नाम से मनाते हैं और ये जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन कि ये भी एक दिन मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये किस लिए मनाया जाता है? 12 नवंबर 1947 को पहली बार गांधी जी ने पहली और आखिरी बार ऑल इंडिया रेडियो पे अपना भाषण दिया था, तो उस दिन को समर्पित ये दिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं और ये बात और भी याद रखिएगा कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे दोनों में फ़र्क है और दोनों की तारीखें अलग हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहीं आपस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन जो है, ऑन विच डे इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व। तो अभी हमने किया है कि दैट डे इज 23 जुलाई। तो 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? दैट इज उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? दैट इज नेल्सन मंडेला डे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग दिन हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि हर महीने में बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं खबर, 24 जुलाई। 24 जुलाई को इंडिया में इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम जोन्स। तो इसीलिए जो है इस दिन को जो है इनकम टैक्स डे के नाम से जाना जाता है और आयकर दिवस मनाया जाता है, दैट इज 24 जुलाई। और ये भी याद रखिएगा दोबारा कि इस दिन 1860 में सर विलियम जोन्स ने इंडिया में इनकम टैक्स जो सिस्टम था वो शुरू किया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? द टैक्स वाज लेवाइड टू कंपनसेट फॉर लॉसेस इनकर्ड बाय द ब्रिटिश रिजाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि पहली जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसमें जो ब्रिटिश का नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए इंडिया में इनकम टैक्स जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन है, ऑन विच डे इनकम टैक्स डे इज ऑब्जर्व या आयकर दिवस इज ऑब्जर्व, दैट इज 24 जुलाई है। अब दोबारा से क्वेश्चन जो है वो जुलाई के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। मैच द फॉलोइंग, जुलाई 1, जुलाई 11, जुलाई 18 और जुलाई 29। ऑप्शंस क्या हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे, मंडेला डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड डॉक्टर्स डे। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर शुड बी द ए ऑप्शन, वाई। जुलाई 1 इज डॉक्टर्स डे, जुलाई 11 इज पॉपुलेशन डे, जुलाई 18 इज मंडेला डे एंड जुलाई 29 इज इंटरनेशनल टाइगर डे। ये हमने थोड़े दिन पहले भी किए थे, जिस दिन मंडेला डे कर रहे थे उसी दिन हमने टाइगर डे जो था वो भी डिस्कस किया था। और ये भी बताया था आपको कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइगर हैं। 2018 में टाइगर्स का सेंसस हुआ था, तो उस सेंसस में हाउ मेनी टाइगर्स वर ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो वी शुड नो कि 2967 is the number of tigers in India
जो कि 2018 में सेंसस हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है इसके ऊपर कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं और जहाँ में मिले हैं, तो दैट स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कर्नाटका। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे और कर्नाटका में 524 टाइगर थे। दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली कोई 3500 के करीब टाइगर बचे हैं। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है बिकॉज दे आर बीइंग हंटेड। तो सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में हैं। अब ये दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले इंटरनेशनल डेज। जुलाई 1 इज़ डॉक्टर्स डे, जुलाई 11 इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई 18 इज़ मंडेला डे, जुलाई 22 इज़ मैंगो डे, जुलाई 24 इज़ इनकम टैक्स डे, जुलाई 22 इज़ पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, जुलाई 26 इज़ कारगिल विजय दिवस डे। आपको याद होना चाहिए 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को सियाचिन से हटा के वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा लहराया था। तो उसी में ये जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे। तो ये दिन इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। अब आर्मी में लेडीज़ को, वुमेन को परमानेंट कमीशन दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। पहले दिस वाज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स ने तो पहले कमीशन दे दिया था वुमेन को, पर आर्मी ने नहीं दिया। तो फिर आर्मी वाला जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दी थी और कहा था कि वुमेन शुड बी ग्रांटेड द परमानेंट कमीशन ऑल्सो। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेवी के लिए भी ऐसे ही डायरेक्शन जारी किए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन के कौन से ऑफिसर ने फाइल किया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। बबीता पुनिया केस वाज बेसिकली दैट वाज जो कि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था और दैट वाज अबाउट द एयरफोर्स। और एनी नागराजा एंड प्रिया खुराना ये नेवी वाला केस है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, शी इज़ द पायलट इन नेवी, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक लेडी पायलट है, उनका नाम है। नैना अग्रवाल वैसे ही एक फेक नेम है। तो ये नाम याद रखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि पहले एयरफोर्स में, फिर आर्मी में, अब नेवी में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और गवर्नमेंट ने भी इसमें डिसाइड कर लिया है कि लेडीज़ को, वुमेन को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान जॉइंस WTO एज ऑब्जर्वर। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और दिस ऑर्गेनाइजेशन ये 1995 में, 1 जनवरी 1995 को बनी थी और इसने जो रिप्लेस किया था, उसे रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरर। पहले सिर्फ एग्रीमेंट्स हुआ करते थे, जनरल एग्रीमेंट्स हुआ करते थे। अब WTO जो था ये 95 में बना एंड इज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेक रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके लिए WTO बना है और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा। उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? WTO का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनके जो डायरेक्टर जनरल का नाम है दैट इज रॉबर्टो एजेविडो। ये नाम याद रहना चाहिए। टेड्रोस एधनॉम ये WHO के हेड हैं। सोमेनिया सुब्रमण्यम, शी इज ऑल्सो अपॉइंटेड इन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO में अपॉइंटेड है, बट शी इज नॉट द डायरेक्टर जनरल। तिजानी मोहम्मद बंदे, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UNO। तो मैंने जैसे बताया कि डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एजेविडो हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का दैट इज जेनेवा में है। और आपने ये भी देखा होगा इसके 164 मेंबर्स हैं और द लास्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ WTO वाज अफगानिस्तान।
आई थिंक 2017 में वो इसका मेंबर बना था। और किसी भी देश को इसका मेंबर बनने के लिए दे हैव टू 5 साल के लिए उन्हें ऑब्जर्वर बनाया जाता है, उसके बाद दे आर अलाउड टू बिकम द मेंबर। और आज की डेट में कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं और 25 जो हैं इसके ऑब्जर्वर हैं। सो दैट मीन्स 189 दे आर 164 तो मेंबर हैं और 25 ऑब्जर्वर हैं। बट अगर somebody asks you क्वेश्चन कि यूएनओ के कितने मेंबर हैं, तो यूएनओ के 189 नहीं 193 मेंबर्स हैं। ये भी याद रखिएगा कि यूएनओ की जो मेंबरशिप है देयर आर 193 मेंबर्स हैं यूएनओ के, नॉट 189। और एक और खबर जो कि लेटेस्ट कि चाइना ने भी मार्स मिशन लॉन्च किया है और उसका नाम क्या रखा है? तियानवेन। चाइना ने जो अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है तियानवेन और ये 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लॉन्च ऑन द बोर्ड ऑफ लॉन्ग मार्च। ये रॉकेट है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सो यहाँ पे आई थिंक whenever we talk of launch, whenever we talk of satellite, whenever we talk of a mission, तो ये याद रखना चाहिए कि रॉकेट और सैटेलाइट में फ़र्क है। रॉकेट का काम क्या है कि वो जो सैटेलाइट है या कोई मिशन है उसको उस ऑर्बिट में छोड़ना। जैसे बस है, आपको अपने घर से लेके किसी स्टेशन पे छोड़ देती है, उसका सिर्फ उतना काम है। सो ये जो रॉकेट है, इंडिया में 2 तरह के जो लॉन्च हैं हमारे पास, एक का नाम है PSLV और दूसरे का नाम है, कैन यू गेट इट, GSLV। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? PSLV की जो फुल फॉर्म है दैट इज पोलर सैटेलाइट, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दूसरा है हमारे पास दैट इज GSLV। ठीक है जी। सो GSLV इज GSLV, हाँ जी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस तरह के 2 लॉन्च व्हीकल हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? तो PSLV को हम छोटी गाड़ी कह सकते हैं, GSLV को हम बड़ी गाड़ी कह सकते हैं। PSLV कैन टेक अप द लोड्स अप टू 100 टन 200 टन तक का लोड है दे कैन कैरी, बट GSLV कैन कैरी हैवियर लोड्स अप टू 1000 टन ऑल्सो। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस दोनों में। और क्या टेक्नोलॉजिकली क्या फ़र्क है कि वहाँ पे GSLV में क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ किया जाता है। कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? क्रायोजेनिक फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। क्रायो ने भी मार्स मिशन लॉन्च किया था एंड दिस मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर 2013। 2014 में इट वाज एबल टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। और उसका दूसरा नाम क्या है? अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मार्स ऑर्बिटल मिशन का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है मंगलयान, उसको कहते थे। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मंगलयान। मंगलयान के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये भी उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितना पैसा अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने खर्च किया है मार्स मिशन के ऊपर, हमने उससे बहुत कम पैसे में वी हैव बीन एबल टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर मिशन ऑल्सो। सो दैट इज़ व्हाट यू शुड नो। और जैसा मैंने पहले कहा आपको कि चाइना ने अभी जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तियानवेन है। और तियानवेन का मतलब क्या है? क्वेश्चंस टू हेवन। उसका नाम मतलब क्या है? क्वेश्चंस टू हेवन। और ये 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 7 महीने में इन 7 months इट विल रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कि सोलर सिस्टम में which planet is nearest to sun? Which planet is nearest to the sun? Yes, so Mercury is the planet which is nearest to the sun. और भारत से या अर्थ से जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं प्लैनेट्स की तरफ, उसमें से why we are more concerned about Mars? मार्स के ऊपर मिशन क्यों भेजा जाता है? तो मार्स के ऊपर मिशन इसलिए भेजा जाता है क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड कि इसकी जो सरफेस है दैट इज़ क्वाइट एज क्लोज टू अर्थ। और वहाँ का जो वहाँ पे पानी भी है। अभी मंगलयान ने फ़ोटो भेजी थी वहाँ से, तो उसमें ये भी पता लगा था कि वहाँ पे
वाटर जो है उसके ट्रेसेस भी मिले हैं। सो ऑल दोज इंडिकेटर्स द पॉइंट कि वहाँ पे कहीं लाइफ हो सकती है, अभी तक तो नहीं मिली या कभी होती होगी, दैट कैन, उसके लिए इन चीज़ों को सर्वे किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था आपको कि दीज आर द प्लैनेट्स, आपको याद होना चाहिए। पहले नंबर पे मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स, फिर जुपिटर, फिर हमारे पास जो है सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। बट प्लूटो को आज की डेट में एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू नॉट कंसिडर इट टू ए प्लैनेट, दे कॉल इट ए ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। सो दैट मीन्स अब 9 प्लैनेट्स ना रह के 8 प्लैनेट रह गए हैं। सो दैट्स ऑल्सो इन कॉन्ट्रोवर्शियल। अब ये भी एक बात आती है, कैसे याद रखें कि कौन से प्लैनेट हैं हमारे सिस्टम में। तो आई रिमेंबर जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, सो दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू रिमेंबर दीज नेम्स। तो मैंने कहा था रिकॉल इट MMJ सन पी, MMJ सन पी। तो ये जल्दी से याद हो गया मुझे भी तभी से जो है ना ये टर्म याद है। M स्टैंड फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। USA का जो मिशन है उसका नाम है मेवन है नाम उसका, दैट इज मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। ये 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में वहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। इंडिया का जैसे मैंने बताया आपको, उसका नाम मंगलयान है और ये 24 सितंबर 2014 को उसके ऑर्बिट में पहुंच गया था। 5 नवंबर 2013 को इंडिया से इसे लॉन्च किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मार्स इज द मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू its soil contains water, it's not too cold or too hot, there's enough sunlight to use the solar panels also। तो इसीलिए कि वहाँ पे लाइफ है कि नहीं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पे मिशन जो है लॉन्च किए जाते हैं। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन अर्थ एंड मार्स। ठीक है जी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, मार्स में सिर्फ 1.9% है। सो दैट इज द अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर ऑल्सो, कि दोनों को आपस में पता होना चाहिए। बट मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ। एक और खबर, इंडियन एंड यूएस नेवीज कंडक्ट पैसेक्स, दैट इज इंडियन नेवल शिप्स कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज। USS निमिट्ज का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1 लाख टन जो है इसका जो वेट है, और इसके ऊपर अराउंड 100 एयरक्राफ्ट जो है दे आर तैनात रहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दिस एक्सरसाइज जो निमिट्स के साथ की थी, वो इंडियन नेवी ने यहाँ पे एक्सरसाइज की। नाउ बेसिकली ये एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती है, बिकॉज जैसे भी कोई टाइम मिलता है। बट आज की डेट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाइना इज़ बिकमिंग बेलिग्रेंट। चाइना इज़ बिकमिंग बेलिग्रेंट और वो अपना दबदबा बना रहा है। तो इसीलिए USA के साथ मिलके इंडिया और इंडियन नेवी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, सो दैट to show one thing, to have collaboration, and second to show to China that we are working with each other। तो इसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया कुछ कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है मालाबार। तो मालाबार इज कंडक्टेड विद जापान, USA और उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया गया है, और उसे क्वाड 4 भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्वाड 4 भी कहा जाता है, क्योंकि चारों कंट्रीज़ की जो नेवल एक्सरसाइज है वो मिलकर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई दिस इज़ बीइंग डन? दिस इज़ बीइंग डन टू काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, क्योंकि चाइना अपने आप में एक वर्ड याद रखिएगा, उसका नाम है दैट इज़ रिंग ऑफ पर्ल्स। कि दुनिया में चारों तरफ एक जैसे माला की तरह अपने अलग अलग जगह के ऊपर वहाँ पे अपनी बंदरगाहें, अपने जो स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है, नॉट ओनली इंडिया बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो।
सो ये जो एक्सरसाइज की है, पैसेक्स की एक्सरसाइज की है, दिस हैज़ बीन डन इन द स्टेट ऑफ मलाका। तो मलाका इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, क्योंकि जितने भी जहाज़ जाते हैं दे पास थ्रू दिस पर्टिकुलर। अब देखिए, जो तेल आएगा अरब कंट्री से, तो वो यहाँ से होता हुआ चाइना जाने के लिए अगर यहाँ ऊपर से निकल के जाएगा तो बहुत लंबा रास्ता है। सो व्हाट दे डू, तो वो इधर से निकल के जाते हैं और इधर जो है ऊपर चाइना पहुंच जाते हैं। सो इसलिए रास्ता छोटा पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पे यूएसए और इंडिया ने मिलकर एक्सरसाइज किया है, ताकि चाइना को दिखाने के लिए कि वी आर वर्किंग टुगेदर, दे शुड नॉट कहीं ये ना सोच लें कि इस रास्ते को भी जो वो कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अंडमान सी है, और ये जो अंडमान है ये भारत से बहुत दूर है, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत जानने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जितना जहाँ पे भी हमारा जो एरिया है, तो उसके नज़दीक का जो एरिया है दैट बिकम्स द इंडियन नेशनल बाउंड्री ऑल्सो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान सी और अंडमान आइलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए अपने पास, दिस अंडमान आइलैंड्स, दीज वर टेकन ओवर बाय ब्रिटिश फ्रॉम द डच। डच जो ये अंडमान आइलैंड, इट वाज अ पार्ट ऑफ द डच कॉलोनी। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश। ये जो यहाँ वाले इलाके हैं दे वर मोस्टली अंडर कंट्रोल ऑफ डच के कंट्रीज के कंट्रोल में थे। तो 1868 में, 1868 में बेसिकली व्हाट वी फाइंड इज कि ब्रिटेन ने डच से ये जो आइलैंड थे दे वर टेकन ओवर। और वैसे उन्होंने आइलैंड इसलिए लिए थे क्योंकि जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में 1857 में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको एग्जाइल करने के लिए, उनको बाहर, देश से बाहर, यहाँ पे उन्हें जो है काला पानी की सज़ा दी गई थी, यहाँ पे जेल बनाई गई थी, तो यहाँ पे उन्हें रखा गया था। सो दैट वाज द मेन मकसद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज की डेट में इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि यहाँ पे जो अंडमान आइलैंड्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे हैबिटेशन बहुत कम है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। तो ये स्टेट, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्टेट ऑफ मलाका। और इंडिया के साथ कौन सी स्टेट पड़ती हैं, तो यू शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो रास्ता है, छोटा सा रास्ता, उसे पाक स्टेट कहते हैं, और दैट इज़ नोन एज द पाक स्टेट कहते हैं। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो समुद्र का रास्ता, उसे पाक स्टेट कहते हैं। और एज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो रास्ता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ 17 मिलियन, 1,70,00,000 बैरल जो तेल है, ये यहाँ से होके डिफरेंट प्लेसेस में जाता है थ्रू दिस रूट। तो ये बहुत ही क्राउडेड रूट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है। तो कहीं चाइना या कोई दूसरा देश इसके ऊपर कंट्रोल ना करे, इसीलिए जो एक्सरसाइज अभी की गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे हमारे जो हैं लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे हैं। लक्षद्वीप के बारे में भी छोटी सी स्टोरी है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एवरीबडी फॉरगॉट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड, क्योंकि कोई छोटी सी आबादी, किसी को इसके बारे में पता नहीं। तो एक दिन ख्याल आया, तो और उस दिन जाके इंडियन नेवी ने वहाँ पे अपना झंडा लगा दिया, एंड दैट इज़ हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। और जैसे आज 25 तारीख है, तो 24 तारीख को भारत ने एक जनरल रिस्ट्रिक्शन लगाई है, नो इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडियाज नेबर्स। अपने किसी पड़ोसी देश से कोई भी इंपोर्ट नहीं अलाउ किया जाएगा unless and until they are registered with the competent authority. They are registered with, if the bidder, only if it is registered with the competent authority. Now basically देखा जाए, this is aimed at China and Pakistan, कि वहाँ
चाइना के पास बहुत सारा पैसा है, बिकॉज ऑफ दैट मनी विद देम दे आर एबल टू कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, और वो बिडिंग वगैरह लो प्राइस पे कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये जो कानून है लागू किया गया है। कहने में तो ये बहुत न्यूट्रल लगता है, बट नाउ दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश ऑल्सो, क्योंकि जिन देशों को इंडिया एड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसे फाइनेंशियल एड दे रहा है एट द लो कॉस्ट, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो बेसिकली अब क्वेश्चन आपके लिए भी है, इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है, विच अथॉरिटी रेगुलेट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड is the organization which regulates and formulates the rules for import and export of India, and it falls under the Ministry of Commerce. So these were the questions for the today, and इसी के साथ आज की ताज़ा खबर ख़त्म करते हैं। आपके लिए लेके आएंगे कल दोबारा से सुबह, कल इसी टाइम पे फिर वही ताज़ा खबर।